Today we will start a new topic, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। इससे पहले क्लास में हमने अपने वीडियो में हमने पढ़ा था वेदर के बारे में, वेदर रिपोर्ट्स के बारे में। तो आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक में बात करने वाले हैं और इस चैप्टर को आगे सेकंड पार्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है पहला टॉपिक है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो हम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर के बारे में जानते हैं कि क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। हमने वेदर रिपोर्ट में भी जाना था कि मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है हमारा। चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट अर्ली मॉर्निंग आर क्वाइट प्लीजेंट इवन इन समर। एज द डे एडवांस इट बिकम्स वार्मर। द स्लैंटिंग मॉर्निंग रे डू नॉट हीट up the ground and air much as the direct rays around noon do. So the maximum temperature for any particular day is reached sometime in the afternoon as the sun gone down and the earth radiates heat and the air starts becoming cooler. It becomes the coldest sometimes around down when the मिनिमम टेम्परेचर इज़ रीच्ड। तो हमने इस टॉपिक में देखा कि हमने जाना कि इस टॉपिक में हमारे में दिया गया है कि जब हमारा सूरज निकलता है मॉर्निंग के टाइम पे, तो हमारी जो मौसम है मॉर्निंग जो होती है वो काफ़ी ठंडी होती है। इसका रीज़न ये होता है कि चाहे गर्मी हो चाहे कभी भी हो, आपने देखा होगा मॉर्निंग के समय में जो हमारी मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। और जैसे ही हमारा चढ़ता है, मीन्स हमारा दिन होने की शुरुआत हो जाती है, मीन्स सूरज निकलने की शुरुआत होती है, तो हमारा दिन गर्म हो जाता है। तो ये क्या है, शुरुआत का जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा मिनिमम होता है, क्योंकि उस समय पे काफ़ी ठंडक रहती है। जैसे जैसे दिन निकलता जाता है, सूरज आगे निकलता जाता है, तो हमारा क्या होता है, वो दिन गर्म होता जाता है। जैसे ही हमारा द स्लैंटिंग मॉर्निंग रे डू नॉट हीट अप द ग्राउंड, जो स्लैंटिंग मॉर्निंग की जो रे होती है, मीन्स जो तिरछी जो हमारी सूरज की जो किरणें जाती हैं वो हमारी क्या करती हैं, सूरज को गर्म नहीं करती हैं। एंड द एयर मच एज द डायरेक्ट रे अराउंड द नून। सो द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे रीच सम टाइम इन द आफ्टरनून। तो मैक्सिमम टेम्परेचर अक्सर कर जो हमारा आता है वो आता है हमारा आफ्टरनून के टाइम में आता है, क्योंकि उसकी जो डायरेक्ट जो रे होती हैं सीधी धरती पे पड़ती हैं और उसी से हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर बनता है। एज द सन गोज डाउन द अर्थ रेडिएट्स हीट आफ्टर द स्टार्ट बिकमिंग कूलर। जैसे हमारा जो सूरज है हमारा छिपने की शुरुआत हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि इवनिंग के टाइम में भी मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसकी जो सूरज की सीधी जो किरणें हैं वो नहीं पड़ रही हैं, वो क्या हो रही हैं, स्लैंट हो रही हैं, टेढ़ी हो रही हैं, तिर्यक हो रही हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो इवनिंग जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है, कूलर हो जाती है। इट बिकम्स द कोल्डेस्ट समटाइम्स अराउंड डाउन व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर इज़ रीच्ड। तो जब हमारा ये पूरी तरह से छिप जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाती है। तो आपने जाना कि मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा क्या डिफरेंस है, कि मिनिमम टेम्परेचर हमारा जब होता है जब हमारे सूरज की जो किरणें हैं जब हमारी सीधी नहीं पड़ पा रही हैं और उसकी वजह से हमारा क्या है, मौसम ठंडा है, काफ़ी ठंडा है, तो उसकी वजह से हमारा मिनिमम टेम्परेचर हो जाता है। और जैसे ही हमारी सूरज की डायरेक्ट किरणें हमारी धरती पे पड़ती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, वही हमारा मैक्सिमम और मिनिमम है। अब मॉइस्चर के बारे में बात कर रहे हैं। मॉइस्चर क्या है, ये वेदर के ही हमारे कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एक्सेप्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जो मॉइस्चर है हमारा वो हमारा एटमॉस्फेयर में सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड में एंड गैसियस स्टेट, इन तीनों स्टेट में पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो हमारा वेदर जो है हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे और एक जगह से दूसरी जगह पे टाइम टू टाइम हमारा चेंज होता रहता है, आता जाता रहता है। मीन्स एक जगह से मतलब मॉइस्चर जो है हमारा, जैसे यहाँ पे मॉइस्चर है तो वो थोड़ी समय बाद मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता जाएगा, टाइम टू टाइम मतलब ये चेंज होता रहता है मॉइस्चर। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उनके बेसिस पे क्या क्या कंडीशन है, हमारी 4 कंडीशन दी गई है मॉइस्चर होने की। द एयर इज़ इक्वेटोरियल रीजन हैज़ मोर मॉइस्चर देन द रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी हमारे इक्वेटर रीजन है हमारे, जैसे कि जितनी भी हमारे जहाँ पे भी हमारा सूरज के जो पास वाले क्षेत्र हैं, या कह सकते हैं हमारे कि जहाँ पे हमारा
ज़्यादा गर्म वाले जो प्लेस हैं वहाँ पे हमारा मॉइस्चर जो है हमारा अधिकांश रहता है। द अर्थ द एयर हैज़ मोर मॉइस्चर ड्यूरिंग द समर देन ड्यूरिंग द विंटर। हमारा जो मॉइस्चर है वो सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा गर्मियों के टाइम में होता है सर्दियों के अपेक्षा। मीन्स बारिश के समय में भी आपने देखा होगा काफ़ी मॉइस्चर रहता है हमारा, और विंटर में हमारा इतना मॉइस्चर नहीं रहता है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज विद द इंक्रीज हाइट। जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाती है हमारा मॉइस्चर जो है कम होता जाता है। जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे हमारा मॉइस्चर कम होता जाएगा। मीन द सी लेवल, यानी सी लेवल से जितना जितना ऊपर आप जाते जाओगे मॉइस्चर आपका कम होता जाएगा। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑलमोस्ट जीरो इन द कोल्ड एयर ऑफ पोलर रीजन ड्यूरिंग द विंटर मंथ। जो पोलर रीजन जो है, पोलर रीजन जो है हमारा, उसमें हमारा सर्दियों के समय में जो मॉइस्चर जो होता है बिल्कुल जीरो होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उसकी वजह से हमारा मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा था मॉइस्चर के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एवोपोरेशन। एवोपोरेशन के बारे में जानते हैं। एवोपोरेशन क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज़ वाटर वेपर। जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म जो है मॉइस्चर की एटमॉस्फेयर में वो है हमारी वाटर वेपर। वाटर वेपर ही हमारा क्या है, हमारा वाटर वेपर का ही जाना हमारा क्या है, ये एवोपोरेशन जो हो रहा है हमारा वाटर वेपर के द्वारा वही हमारा क्या है, मॉइस्चर है। इट इज़ एडेड टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द एवोपोरेशन ऑफ वाटर। जब ये क्या होता है कि हमारा मॉइस्चर जो है वो कैसे बन जाता है हमारा, जैसे कि हमारा जो एवोपोरेशन हुआ और वो क्या हुआ, हीटअप होने के कारण वो ज़मीन से उठ के गया और वो एवोपोरेट होकर के मिक्सअप हो गया, ऐड हो गया। इट इज़ ऑल्सो एडेड फ्रॉम मोस्ट ग्राउंड एंड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल थ्रू द ट्रांसपायरेशन एंड रेस्पायरेशन। ये हमारा इट इज़ ऑल्सो एडेड फ्रॉम द मोस्ट ग्राउंड, यह मोस्ट ग्राउंड से मतलब जो हमारी ज़मीन से, फ्रॉम द प्लांट से, एंड एनिमल्स थ्रू द रेस्पायरेशन के द्वारा भी होता है। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं तो उसके द्वारा भी हमारा क्या है कि मॉइस्चर तो निकलता ही है, क्योंकि हमारे मुँह से भी काफ़ी इतनी सारी चीज़ें मतलब गर्म हवाएं निकलती हैं तो उसके साथ हमारा मॉइस्चर भी आता है। एवोपोरेशन टेक्स प्लेस एवरीवेयर। एवोपोरेशन जो हर जगह होता है, एट ऑल टाइम, सभी टाइम पे, मतलब ऐसा कोई भी समय नहीं है जिस पर एवोपोरेशन नहीं हो रहा हो। एंड एट द ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे एवोपोरेशन होता है हमारा। द रेट ऑफ द एवोपोरेशन इंक्रीज व्हेन द एयर इज़ हॉट, ड्राई एंड विंडी। जब हमारी जो एवोपोरेशन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है होने की, मतलब ज़्यादा एवोपोरेशन होता है कब, जब गर्मी होती है, ड्राई मौसम होता है और विंडी होता है। इट डिक्रीज व्हेन द एयर कोल्ड मोस्ट एंड काम। जब हमारा मौसम ठंडा होता है, मोस्ट होता है एंड काम होती है, तो ये इस समय पे हमारा जो एवोपोरेशन है वो कम हो जाता है। तो ये था हमारा एवोपोरेशन के बारे में। मॉइस्चर ही हमारा क्या है, एवोपोरेशन से ही मिलकर के बना हुआ है हमारा। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है इनके बारे में जानते हैं कि ह्यूमिडिटी हमारी कैसे बनती है और ये क्या है, इसके बारे में पूरा जानते हैं। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो एक्चुअल अमाउंट से मीन्स है कि जितना भी हमारी एयर में जितना भी वाटर का अमाउंट है वास्तविक, वो सब क्या है, हमारा ह्यूमिडिटी है। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और इसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द एयर टेम्परेचर। यह जो है हमारी एयर टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। व्हेन द एयर होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जब हमारी एयर जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को रखती है एट द गिवन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर, यानी जो भी टेम्परेचर है उस समय पे जितनी भी एयर में जितना भी पानी होगा हमारा उस सबको, द एयर इज सेट टू बी सेटेड। तो उस समय पे उस समय की एयर को हम क्या कहेंगे, सेटेड बोलेंगे। एन इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल वे टू एक्सप्रेसिंग द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड ह्यूमिडिटी। जब हम इम्पोर्टेंट टर्म्स है, द इम्पोर्टेंट ऑफ यूजफुल वे एक्सप्रेसिंग, जब हम ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस करेंगे, उसके लेवल को एक्सप्रेस करेंगे तो हम रिलेटेड ह्यूमिडिटी की टर्म्स को ले सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर एट अ गिवन टेम्परेचर। और रिलेटेड ह्यूमिडिटी से मीन्स है हमारा कि किसी भी समय का एक्चुअल वाटर की पोजीशन, एयर में हमारी एक्चुअल वाटर की पोजीशन और उस जगह का जो टेम्परेचर है, इसके द्वारा हम इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं।
तो ये सब हमारा टॉपिक था हमारा किसके बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में। एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एयर होल्ड होल्ड द मॉइस्चर एट दैट टेम्परेचर। और इसके बारे में भी रिलेटेड ह्यूमिडिटी में पढ़ते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है एयर की, जो कि मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड कर सके, कितने मॉइस्चर को उसी टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए 37 डिग्री टेम्परेचर पर जो एयर है वो कितने वाटर को अपने पास रख सकती है, वही क्या है हमारी ह्यूमिडिटी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। जितनी भी हमारी जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। while absolute humidity determine around the precipitations। और जो हमारी ह्यूमिडिटी जो है, खाली जो हमारी ह्यूमिडिटी जो है उसको हम प्रेसिपिटेशंस से हम उसको शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी विच टेल्स अबाउट द इट्स पॉसिबिलिटी। और यह जो हमारी क्या है, हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो कि इसकी पॉसिबिलिटी को बताती है कि ये होगी या नहीं। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्डेंसेशंस। कॉन्डेंसेशंस क्या है, व्हेन मोस्ट एयर राइजेज अपवर्ड इट बिकम्स कूल एंड द वाटर वेपर चेंज इनटू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब हमारी अधिकांश मोस्ट एयर जो होती है हमारी, वो क्या होती है, जब ऊपर की ओर उठती है, राइज अप करती है एंड बिकम्स कूल और ठंडी हो जाती है, तो वाटर वेपर बनता है हमारा, चेंज इनटू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जो हमारा वाटर वेपर जो है वो किस में बन जाता है, हमारी छोटी छोटी बूंदों बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन, यानी कि पानी का ज़मीन से उठना और ऊपर की ओर जाना और उसका छोटी छोटी ड्रॉप में बदल जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्डेंसेशन बोलेंगे। कॉन्डेंसेशन टेक्स प्लेस डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। जो कॉन्डेंसेशन जो होता है उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में। The important forms of condensations are dew, fog and clouds। जो कंडेंसेशन की मोस्टली जो फॉर्म है वो है हमारी फॉग, ड्यू, जैसे जो ओ से आपकी वो देखिए फॉग है, और क्लाउड्स है। ये सब हमारे किसके टाइप्स हैं, ये सब हमारे कंडेंसेशन से ही मिलकर के बने हैं। व्हेन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंडेंस अराउंड द डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर द मास इज कॉल्ड क्लाउड। जब हमारे ड्रॉपलेट्स के साथ साथ जब हमारा एयर में हमारे डस्ट है, स्मोक्स के पार्टिकल जाते हैं, तो वो सब क्या बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं, बादल बनाते हैं। क्लाउड्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लाउड्स जो होते हैं हमारे एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकते हैं। दे इवन ग्रो इन साइज until they are unable to float in air। ये इनका साइज हमारा बढ़ता रहता है जब तक बढ़ेगा, जब तक कि ये हमारे एयर में फ्लोट होने के लिए अनेबल नहीं हो जाएंगे, बाध्य नहीं होंगे, तब तक ये हमारे क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते रहते हैं। देन दे फॉल डाउन एज रेन ड्रॉप्स और फ्लेक्स ऑफ और शो। ये फिर उसके बाद क्या होते हैं, जब ये बढ़ते रहते हैं तो क्या होता है, इनकी जो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो क्या होती हैं, भारी हो जाती हैं। भारी होने के कारण क्या है, ये बारिश के रूप में गिरने लगती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशंस, और इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशंस के नाम से जानते हैं। द मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस आर रेन, ड्रिजल, स्नो एंड हेलस्टॉर्म। जो प्रेसिपिटेशंस की जो मेन फॉर्म जो है वो हमारी रेन है, ड्रिजल है एंड स्नो एंड हेलस्टॉर्म। तो ये सब हमारा किससे आ रहा है, ये सब हमारा जो हमारा पानी जो वाटर वेपर के रूप में जा रहा है और ड्रॉपलेट्स जो बन रही है वो एक इसी फॉर्म में प्रेसिपिटेशंस की फॉर्म में हमारा इकट्ठा हो रहा है। प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में आ रहा है हमारे पास किस किस में, जैसे रेन है, ड्रिजल है, स्नो है एंड हेलस्टॉर्म, तो इनके रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। रेनफॉल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस। जो रेनफॉल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा पार्ट है हमारा इसका प्रेसिपिटेशंस का, यानी सबसे ज़्यादा जो हमारी जो रेन ड्रॉप्स के रूप में ही हमारी धरती पे आती हैं, प्रेसिपिटेशंस की जो फॉर्म में है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल के रूप में ही आती हैं। जैसे स्नो भी काफ़ी कम होती है, ड्रिजल में जो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी काफ़ी मतलब होती है, और हिल स्टॉर्म भी हमारे काफ़ी कम आते हैं। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा रेनफॉल की कंडीशन में आता है हमारा ये। मेजरिंग रेन एंड ह्यूमिडिटी। अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे रेन का और ह्यूमिडिटी का, वो देखते हैं। यानी कि रेनफॉल जब हो रही है तो उसको हम कैसे मापेंगे
कि इतनी रेनफॉल हुआ है और ह्यूमिडिटी इतनी है। तो उसके बारे में जान लेते हैं कि इनको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं इनका। मेजरिंग रेन एंड ह्यूमिडिटी। रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गैंग। जो रेनफॉल जो होती है हमारी उसको मापा जाता है हमारा रेन गैग के नाम से, गैग जो है उसके नाम से उसको उसके द्वारा उसको मापा जाता है। अ सिंपल रेन गैग इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर विद अ कोलेटर फिल्टेड ऑन द टॉप। आप यहाँ पे एक आप देख रहे हो कि अ सिंपल रेन गॉग जो है हमारा किस तरह का दिया है। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक टॉप पर हमारा खुला हुआ इसका फिल्टर्ड होता है टॉप पर, और वो पूरी तरह से खुला हुआ होता है। अ गार्डेड सिलेंडर इज अ जार विद मार्किंग ऑन इट्स वॉल मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड रेनफॉल इज जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर। तो एक हमारा उसके साथ स्केल लगा हुआ है, और आप वहाँ पे देख रहे हो सिलेंड्रिकल वो दिया गया है, उसमें जो रेनफॉल है जितनी भी है हमारी, जैसे इसको जब बारिश होती है तो इसको रख दिया जाता है, और इसके द्वारा जितनी भी बारिश होती है इसमें जितना ही पानी आता है, तो हमारी जितनी बूंदें इसमें आ रही हैं तो हमारी मिलीमीटर में हम इसमें देखेंगे कि स्केल में कितनी मिलीमीटर हमारी बारिश हुई। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी बारिश हुई है और इतनी इतनी हमारा बारिश का वो दिया जाता है, रेशियो दिया जाता है अक्सर का, तो वो यही है, इसी के द्वारा मापा जाता है हमारा। यू कैन मेक योर ओन सिंपल रेन गैग बाई टैपिंग अ स्केल। आप अपना खुद का भी एक बना सकते हैं इस तरह से, ये जो आप अपने लिए बना सकते हैं। इस तरह की अभी रेनफॉल भी हो रहा है तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है आपके यहाँ। फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स, आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स का जो स्केल है उसके द्वारा ही बना सकते हैं। टू द जार एंड फिटिंग अ फर्नल टू द माउथ ऑफ द जार, और एक आपको फर्नल लगाना है जार के ऊपर। द फर्नल शुड बी ऑफ द सेम साइज ऑफ द माउथ ऑफ द जार। जो फर्नल है हमारा उसी टाइप का होना चाहिए। मीन्स कहने का ये है कि जो फर्नल लगा हुआ है उसका साइज़ और जार का साइज़ दोनों का सेम होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो फर्नल है उस जार के ऊपर आसानी से रख जाए हमारा। जो आप पिक में देख सकते हो इसकी तरह से आप बना सकते हो इसको, और आप चेक कर सकते हो कि कितनी आपकी बारिश हुई है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइग्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है, इसके लिए रेन गैग का यूज़ किया जाता है, और इसके लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। अ सिंपल हाइग्रोमीटर कंसिस्टिंग ऑफ 2 थर्मोमीटर। जो एक हाइग्रोमीटर होता है उसमें 2 थर्मामीटर लगे होते हैं। द बल्ब ऑफ वन ऑफ द थर्मामीटर इज़ वेट। जो हमारा उसका एक बल्ब जो होता है वो कैसा होता है थर्मामीटर का, वो वेट होता है। सिंस द एवोपोरेशन काउज कूलिंग, और जब वो एवोपोरेशन की कंडीशन होती है तो वो क्या होता है, कूल होता है। द वेट बल्ब थर्मामीटर रिकॉर्ड्स द लोअर रीडिंग, और जो वेट बल्ब जो होता है हमारा लोअर रीडिंग को रिकॉर्ड करता है। देन द ड्राई बल्ब थर्मामीटर, यानी कि जो हमारा वेट वाला जो है वो क्या करेगा, लोअर जितनी भी हमारी रिकॉर्डिंग होगी उसको करेगा, लोअर जितनी भी रीडिंग होगी उसको रिकॉर्ड करेगा। देन द ड्राई बल्ब थर्मामीटर, यानी कि उसकी अपेक्षा द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग इज यूज टू कैलकुलेटेड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और जो उनके बीच का यानी कि लोअर ह्यूमिडिटी और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी जितनी भी होती है उसके बीच के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। नेचुरली व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लो, जब हमारी प्रकृति में जैसे हम देखते हैं इस चीज़ को कि जब हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी लो होती है, देयर विल बी मोर एवोपोरेशन, तो उस समय पे क्या होता है हमारा मोर एवोपोरेशन होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब कम होगी तो एवोपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। द डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग्स विल बी हाइयर, तो जो हमारी जो दोनों की दोनों हमारी जो रीडिंग जो होंगी वो कैसी होंगी, हाइयर होंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि मेजरमेंट हम इन दोनों टॉपिकों से देखा हमने कि रेन को मेजर करने के लिए हम रेन गेज का यूज़ करते हैं, और ह्यूमिडिटी का यूज़ करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों टॉपिकों से इस टॉपिक से हमने दोनों चीज़ों के बारे में जान लिया, और उनके बारे में डिटेल में भी दिया था थोड़ा सा कि किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। मेन चीज़ इनसे जानने की यही है कि हम रेन के मेज़रमेंट के लिए हम यहाँ पे हम रेन गेज का यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसके लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लाइमेट क्या है उसके बारे में जानते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस
इट्स एवरेज वेदर पैटर्न टेक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो है किसी प्लेस का एक ऐसा एवरेज वेदर है, पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक काफ़ी लंबे समय तक वो बना रहता है। यानी कि जो हमारा क्लाइमेट जो है एक ऐसा पैटर्न है जो कि काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। इफ़ वी फाइंड इट दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ टाइम, हम जब इस चीज़ को फाइंड करते हैं कि किसी भी जगह पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ही हाई है कुछ समय के लिए, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। तो हम यहाँ इस तरह से कह सकते हैं कि उस समय की उस जगह की जो क्लाइमेट है वो कैसे काफ़ी हॉट है। मीन्स कहने का ये है कि जैसे किसी जगह पर ज़्यादा गर्मी रहती है तो हम कह सकते हैं कि इस जगह का जो क्लाइमेट है और वो कैसा है, हमारी क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है वो कैसी है वहाँ की, काफ़ी गर्म है। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन द मोस्ट ऑफ द डे इन द सेम प्लेस, और उसी समय पे वहाँ के जो क्षेत्रों में काफ़ी बारिश हो रही है, देन वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस हॉट एंड वेट। तो हम उसी जगह पर अगर ऐसे इस तरह से गर्मी भी है और बारिश भी हो रही है तो हम उस जगह की क्लाइमेट को कहेंगे कि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो हमारी कैसी है, हॉट भी एंड वेट भी है, दोनों तरह की क्लाइमेट है। क्लाइमेट एट प्लेस डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फैक्टर। क्लाइमेट जो है हमारी कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर दिए गए हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है कि इसी इनकी वजह से हमारी जो क्लाइमेट है वो इस तरह की होगी। तो कुछ फैक्टर दिए गए हैं उनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या फैक्टर है हमारे क्लाइमेट बनने के। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ये डिपेंड करती है हमारी क्लाइमेट, सबसे पहला फैक्टर है हमारा कि किसी भी प्लेस का जो डिस्टेंस है इक्वेटर से कितना है हमारा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। यह सबसे मेन फैक्टर है कि हमारा लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। यह इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा कि जो हमारा इक्वेटर से उस प्लेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है क्लाइमेट के लिए, सबसे मेन फैक्टर है हमारा। द इक्वेटर रिसीव्स मोर सनलाइट देन एनी अदर प्लेस ऑन द अर्थ। जो इक्वेटर वाले जो जगह हैं वो सबसे ज़्यादा सनलाइट को, यानी ये सूरज के पास वाले ये क्षेत्र हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी गर्मी मिलती है इन जगहों को। तो एट द पोल द सन रेज फॉल ऑन द वाइडर एरिया, और यहाँ के ज़्यादातर के क्षेत्र में हमारी जो है सन की जो रेज हैं वो ज़्यादा क्षेत्र में आती हैं। सो दैट द हीट इज स्प्रेड ओवर अ वाइडर एरिया रिजल्टिंग इन कोल्ड क्लाइमेट। और ठंडे प्रदेशों के पीछे सबसे ज़्यादा गर्मी इन प्लेसों में रहती है। तो ये भी हमारा एक क्लाइमेट का मेन फैक्टर है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ब्रॉडली देयर आर 3 टेम्परेचर जोन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 3 टेम्परेचर जोन हैं हमारे। द रीजन अराउंड द इक्वेटर हीटेड बाई द डायरेक्ट रे द सन इज़ द हॉट और टॉरिड जोन, जो कि हमारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमारा इक्वेटर वाले जो क्षेत्र हैं हमारे, यानी सूरज की जो किरणें हैं हमारी जब सबसे पास उसके आ रही हैं, यानी उन क्षेत्रों पे सबसे पास के जो क्षेत्र हैं सूर्य की किरणों वाले, उनको हम टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल वेयर द रेज ऑफ द सन स्लैंट एंड द मोस्ट आर कोल्ड और फ्रिज जोन। और जहाँ पर हमारे नॉर्थ और साउथ वो हैं, नॉर्थ और साउथ वाले जो पोल हैं वहाँ पे जो है सूरज की जो रे जो है वो स्लेंटली जाती है, मीन्स तिर्यक तरीके से जाती हैं, मतलब पूरी तरह से मतलब डायरेक्ट रे नहीं जाती हैं, तो उसको हम फ्रिज जोन के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड है हमारा एंड द रीजन बिटवीन द टेम्परेचर जोन, और इनके बीच का जितना भी क्षेत्र है उसको हम यानी टॉरिड जोन और फ्रिज जोन के बीच का जो है उसको हम टेम्परेचर जोन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो आप देख रहे हो उसमें आपको क्लियरली दिया गया है कि ऊपर हमारा पोलर रीजन है, फ्रिज जोन है, और नीचे भी हमारा फ्रिज जोन है, पोलर रीजन है, और बीच में हमारा टॉरिड जोन है जो सूरज के जो पास वाला क्षेत्र है, और बीच का जितना भी है हमारा टेम्परेचर जोन है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, अब सेकंड पॉइंट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी। ये भी हमारा क्लाइमेट के लिए सबसे मेन फैक्टर है हमारा। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड बाई इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सी। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस यानी किसी भी जगह की जो क्लाइमेट है वो इसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि उस जगह की
उस जगह की जो डिस्टेंस है हमारी जो सी से कितनी दूर है, मतलब समुद्र से कितनी दूर है। प्लेस क्लोज टू सी हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट while a place away from the sea have a more extreme climate. This is because land absorbs and the radiates heat much faster than the sea does not. Coastal areas are cooler and the water wetter than the place away from the sea. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ की जो क्लाइमेट है वो अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे जो गर्मी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें आती हैं वो हमारी, जैसे हमारा समुद्री क्षेत्र है तो वहाँ पे जैसे पानी के ऊपर वाली जगह जो होती है वो ठंडी रहती है और इधर की गर्म हो जाती है, तो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट टाइप की होगी। और हमारे जैसे नॉर्मल जो एरिया है वहाँ की जो क्लाइमेट है वो अलग रहती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे गर्मी है तो गर्मी है, सर्दी है तो सर्दी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे पानी के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है दिन के समय में ठंडा रहता है और बाहर का क्षेत्र जो गर्म हो जाता है, और रात के समय में जैसे यही उल्टा प्रोसेस हो जाता है कि वहाँ पानी के ऊपर वाला जो क्षेत्र, क्योंकि पानी को ठंडा होने में थोड़ा जो दिन में जो गर्मी हुई है वो काफ़ी जो गर्म हुआ है पानी वो उसको ठंडा होने में टाइम लगता है, और जो ज़मीन जो है वो काफ़ी जल्दी ठंडी हो जाती है, तो वो इस तरह से उसकी क्लाइमेट पे फ़र्क पड़ता है। तो ये था हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि सी से भी हमारा जो डिस्टेंस है वो भी इसके लिए मायने रखता है। अब है हमारा डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी डायरेक्शन जो है हवा का उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी हवा का जो डायरेक्शन है वो किस तरह से। रेनफॉल ऑल्सो डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन विच इंस्टेंस डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर लाइक्स विंड, क्लोजनेस ऑफ सी and the presence of the mountain. In general, winds blowing from the sea brings rainfall, while the winds from blowing out from the land are dry. तो यहाँ से जो रेनफॉल जो है हमारा, रेनफॉल आल्सो डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, ये रेनफॉल भी हमारा इसी का एक रीजन होता है, जो क्लाइमेट जो है हमारी इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। जैसे कि हमारा जो है जो रेनफॉल है कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि हमारा क्लोजनेस है, विंड है हमारी कि विंड जो है जैसे हवा जो है किस तरह की बह रही है हमारी, और जो समुद्र से जो दूरी है वो कितनी है हमारी, और उस क्षेत्र में हमारे माउंटेन्स हैं या नहीं हैं। और इन जनरल्स विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी ब्रिंग्स रेनफॉल, यानी कि जो हवाएं हमारी समुद्र से आती हैं, समुद्र की तरफ से आती हैं, वो हवाएं हमारी बारिश लेके आती हैं, और जो शुष्क स्थानों से जो हवाएं चलती हैं उनमें हमारा कोई भी बारिश नहीं होती, ड्राई विंड्स होती हैं वो। माउंटेन्स नेक्स्ट है हमारा माउंटेन्स का क्या प्रभाव है इसमें हमारा क्लाइमेट में। माउंटेन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, दे रिसीव मोर रेनफॉल देन लो लाइंग एरिया बिकॉज टेम्परेचर एब द माउंटेन्स इज लोअर देन द टेम्परेचर एट द सी लेवल। तो यहाँ पे माउंटेन्स का मेन रीज़न ये है कि जो हमारा माउंटेन जो हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल जो है उसको रिसीव करते हैं। क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है, लाइंग एरिया बिकॉज द टेम्परेचर एबव द माउंटेन्स इज लोअर। तो क्योंकि जो टेम्परेचर जो होता है हमारा माउंटेन्स का वो कैसा होता है, बहुत कम होता है सी लेवल की अपेक्षा, तो उसकी वजह से हमारी जो सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो कहाँ पर होती है, हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, माउंटेन्स पे होती है। दैट इज़ वाई यू ऑफ्टन सी स्नो ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स ऑल ईयर अराउंड। तो कई जगह पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे माउंटेन्स हैं उनके ऊपर ऑल ईयर हमारे जो है बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ से ढके रहते हैं। द हाइयर प्लेसेस हैव द सी लेवल द कोल्डर इट विल बी। जितना भी हमारा समुद्र लेवल से जितना भी ऊपर जाओगे आप तो उतनी ही आपको ठंडक मिलेगी, जितना भी ऊपर आप जाते जाओगे उतनी ही आपको ठंडक मिलती रहेगी, और जितने भी हमारे माउंटेन्स ऊंचे होंगे उतनी ही उनके ऊपर बर्फ़ मिलेगी। दिस हैपन बिकॉज एल्टीट्यूड इंक्रीज, इसका रीज़न ये है कि हमारा एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी हम सी लेवल से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हमारा जो ठंडक है वो बढ़ती जाएगी ऊपर की ओर जाते जाएंगे। एयर बिकम्स थिनर, और एयर जो हमारी थिनर होती जाती है। इट इज़ ऑल्सो एबल टू ऑब्जर्व ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, और वहाँ पे ना के बराबर हीट मिलती है हमें, जितना ऊपर आप ऊपर जाते जाओगे तो आपको हीट ना के बराबर मिलती रहेगी वहाँ पे ऊपर। नेक्स्ट हमारा इनिनो इफेक्ट, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। इनिनो इफेक्ट इज रेगुलर वार्मिंग ऑफ अ सरफेस वाटर इन द पैसिफिक ओशन। वार्मर वाटर पम्प्स एनर्जी एंड मॉइस्चर
into the atmosphere which alters global wind and rainfall pattern. El Nino has caused forest fire in Brazil, tornadoes and Florida and स्मोगा इन इंडोनेशिया। इनिनो इफेक्ट क्या है हमारा कि ये क्या करता है, हमारा इनिनो इफेक्ट जो है ये हमारा वार्मिंग सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि ये जो हमारा पैसिफिक ओशन जो है उसके सरफेस को क्या करता है, वार्मर करता है, गर्म करता है। इसके अंतर्गत ये चीज़ आती है जब भी हमारा जो पैसिफिक ओशन जो है उसका जो सरफेस हमारा गर्म होता है तो उससे क्या होता है, वार्मर वाटर पम्प्स एनर्जी। तो जब वाटर हमारा गर्म होगा तो उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी एंड मॉइस्चर इनटू द एटमॉस्फेयर, और वो कहाँ पहुँचेगा, वो मॉइस्चर के रूप में हमारा एटमॉस्फेयर में पहुँचेगा, विच टर्न्स इनटू अल्टरनेट्स ग्लोबल विंड्स, और जो कि हमारा किस में चेंज हो जाता है, ग्लोबल विंड्स में, रेनफॉल्स पैटर्न, और रेनफॉल्स के पैटर्न्स में मतलब रेनफॉल्स भी बन जाती हैं। जब वो हॉट जितना भी हमारा पानी जो है हमारा गर्म होगा तो वो क्या होता है, एनर्जी बनती है, उसमें काफ़ी एनर्जी होती है। ज़्यादा पानी गर्म होगा तो ज़्यादा एनर्जी होगी और वो ऊपर की ओर जाएगा और वहाँ से वो बादल बनाएगा। और उसका रीजन क्या होता है, इनिनो इफेक्ट। इनिनो हैज़ काउज्ड फॉरेस्ट फायर इन ब्राज़ील, यह जो हमारा ब्राज़ील में फॉरेस्ट फायर का रीजन बनता है। टोर्नाडोज इन फ्लोरिडा में ये टोर्नाडोज आते हैं, एंड स्मोग इन इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में हमारे स्मोग आते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इसमें क्या फ़र्क पड़ता है क्लाइमेट में, इनके ऊपर भी ये डिपेंड है थोड़ा सा। तो क्या है इसका रीजन, अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। जो हमारी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटियाँ हैं वो भी हमारी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री, हमारी जो पेड़ों का ज़्यादा मात्रा में काट देना फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रिजल्ट एंड इंक्रीज amount of carbon dioxide in the atmosphere which in turns has caused an increase in atmospheric temperature which is responsible for the global warming। इससे क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो मानव है वो अपने इस्तेमाल के लिए लार्ज नंबर में हमारा रहने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए क्या कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा पर्यावरण में, हमारी एटमॉस्फेयर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण जो है गर्माहट बढ़ रही है। गर्माहट जब बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, और इसकी वजह से हमारा क्या है कि इसका भी एक रीज़न है इसका, क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लाइमेट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ऑन हिल्स द क्लाइमेट इज़ कोल्ड ऑल ओवर द ईयर अराउंड। जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिल्स हैं, वहाँ पे हमारी पूरे साल भर हमारी जो क्लाइमेट है वो कैसी होती है, ठंडी रहती है, कोल्ड रहती है। इट मे बी प्लीजेंट ड्यूरिंग समर, गर्मियों के समय में यहाँ पे ये काफ़ी प्लीजेंट हो जाती है, काफ़ी शानदार हो जाती है। एंड स्नोवी ड्यूरिंग विंटर, और यहाँ पे बर्फबारी होती है सर्दियों के समय में। इन प्लेन्स द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग विद द सीजन, और जो हमारी जो क्लाइमेट है वो सीजन के हिसाब से चेंज होती रहती है। इट मे गेट हॉट ड्यूरिंग समर, ये जो हमारी गर्मियों के समय में गर्म हो जाती है। रिमेन्स प्लीजेंट ड्यूरिंग विंटर, और जो बचे हुए दिन हैं उनमें क्या होती है, सर्दियों के समय में क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। अलॉन्ग सी शोर क्लाइमेट इज़ मॉडरेट ऑल थ्रू द ईयर, और जितने भी हमारे शी शोर समुद्री क्षेत्र वाले जो क्षेत्र हैं हमारे किनारे हैं वहाँ पे ऑल ओवर पूरे साल भर की जो क्लाइमेट है वो एक जैसी रहती है। इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड, यह जो है हमारी वार्म रहती है और ह्यूमिड रहती है। द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज कीप्स द एयर फ्लोटिंग, और सी ब्रीज जो है और लैंड ब्रीज जो है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज अभी मैंने आपको बताया कि समुद्र जो है उसके ऊपर जब गर्मी रहती है तो इसको हम सी ब्रीज, यानी उसके ऊपर की जो गर्मी है, जैसे दिन में वो पानी के ऊपर वाली जो जगह है वो ठंडी रहेगी और रात के समय पे वो गर्म हो जाती है। तो ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का ये डिफरेंस है इसमें। इन प्लेस नियर द इक्वेटर यूजुअली हॉट थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल भर जो इक्वेटर वाले क्षेत्र हैं उनके पास वाला क्षेत्र जो है हमारा गर्म रहता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसके जितने भी क्लाइमेट के जितने भी फैक्टर थे उन सब के बारे में जाना। अब हम इसके टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक्स को हम इस चैप्टर के नए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।